मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं अच्छी खासी नींद ले चुका था। अब्दुल हक ने कहवा बनाकर रख छोड़ा था। गर्म कहवे की चुस्कियां लेते हुए मेरे दिमाग में उसकी याद थी जो कभी भूली नहीं थी। न जाने वो कहाँ थी। कभी कभी मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा हौलनाक किस्म के ख्यालात जन्म लेते। उस वक्त भी मेरे दिमाग में उसकी गिला करती हुई आवाज गूंज रही थी, राजू कहाँ गायब हो गए हो? मैं सख्ती से मुंतजिर हूँ, जल्दी लौट आओ। मैं उसके पास निक स्टुअर्ट वाला मामला निपटा कर ही जा सकता था। पलवशा की हसीन यादों को जबरदस्ती दूर छिटक कर मैं मौजूदा सूरत हाल से निपटने का तरीका सोचने लगा। सुबह तक मैं एक काबिल अमल मंसूबा सोच चुका था। पानी का चश्मा गार से जरा ही नीचे था। ठंडे पानी से वुजू करके मैंने हमवार जगह पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ी। मेरे सलाम फेरने तक अब्दुल हक भी वुजू करके पहुंच गया था। मैं गार की तरफ बढ़ गया। सूरज तुलू होने में थोड़ी देर थी, लेकिन इर्द गिर्द के मनाजिर साफ हो गए थे। मैं झोले से लेजर रेंज फाइंडर निकाल कर बुलंदी पर पहुंच गया और जो मंसूबा बनाया था उसके मुताबिक पहाड़ियों का फासला नापने लगा। थोड़ी देर बाद मैं कमांडर अब्दुल हक को तमाम मंसूबा समझा रहा था। आपने उस सुर्ख पहाड़ी पर पहुंचना है। उस पहाड़ी की मिट्टी का रंग सुर्खी माइल था, इसलिए वो दूर से सुर्ख ही नजर आती थी और तमाम उसे सुर्ख पहाड़ी ही कहते थे। सुर्ख पहाड़ी से दुश्मन का ठिकाना तो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, लेकिन जहाँ से वो पीने का पानी भरते हैं वो जगह 500-600 मीटर सुर्ख पहाड़ी की तरफ वाक़ है। इसलिए सुर्ख पहाड़ी से आप उनके पानी भरने वालों को निशाना बना सकते हैं। अगर चश्मे का फासला सुर्ख पहाड़ी से 2 किलोमीटर से ज्यादा भी हुआ तब भी आप हिल डाउन हिल फार्मूले के तहत आप आसानी से वहां फायर कर सकेंगे। अब आपकी सरकूबी के लिए निक को लाजिमन उस ऊंट की कोहान नुमा पहाड़ी पर जाना पड़ेगा कि उससे एक तो सुर्ख पहाड़ी उसकी रेंज में होगी, दूसरा कोहान शक्ल की पहाड़ी पर जाने के लिए उसे रास्ते में कोई खास खतरा भी दरपेश नहीं हो सकता। सबसे बढ़कर दोनों पहाड़ियों की बुलंदी बराबर है, जो उनको मजीद मज़कूरा पहाड़ी की तरफ माइल करेगी। अब्दुल हक साफ गोई से बोला, मेरे दिमाग में काफी सवाल उठ रहे हैं। मैं इत्मीनान से बोला, बारी बारी पूछना शुरू कर दो। वो बोला, आपका क्या ख्याल है, मैं स्नाइपर राइफल से इतना कामयाब फायर कर लूंगा? मैंने कहा, कामयाब फायर की जरूरत नहीं है, बस वहाँ पर अपनी मौजूदगी को जाहिर करना। पानी भरने वालों में से किसी एक को भी गोली लग गई या उन्हें इतना ही मालूम हो गया कि उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं तो समझो काम बन गया। बाकी आपने स्नाइपर राइफल के मुतालिक पिछले 2 दिनों में जो कुछ सीखा है, 700-800 मीटर तक हदफ को भी निशाना बनाया है। अब आपको बुलंदी से नशेब में फायर करने का फार्मूला समझा दूंगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। जिन दिनों मुझे गोली लगी थी तब गुरदेज कैंप से 4 आदमी सगीर, एहसान, असलम और मुबीन स्नाइपर राइफल के मुतालिक सीखने आए थे। वो चारों बाद में निक का शिकार बनकर शहीद हो गए थे। उन्हीं के साथ कमांडर अब्दुल हक भी रेंज मास्टर के मुतालिक सीखता रहा था। उसने अगला सवाल पूछा, निक इस पहाड़ी पर भी तो आ सकता है? मैंने कहा, इस तरह तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, मगर वो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ से सुर्ख पहाड़ी का फासला ज्यादा बनता है। इस तरह निक चश्मे वाली जगह से भी फायर कर सकता है और कोई बेवकूफ स्नाइपर ही होगा जो बुलंदी पर मौजूद स्नाइपर के साथ नशेब में मोर्चा बनाकर लड़ाई करेगा। जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक वो बेवकूफ नहीं है और बिलफर्ज वो चश्मे वाली जगह ही से फायर करता है, तब भी मेरे लिए ज्यादा फायदा है। उसने फिर पूछा, इस सारी तगो दो का मतलब? मैंने कहा, उसे बिल से निकालना है। यूं ही लेटे लेटे हम कब तक इंतजार करेंगे और दुश्मन को मंसूबा बनाने का मौका देने की बजाय उसे अपनी मर्जी के मैदान में लाना ज्यादा बेहतर होगा। वो बोला, यहाँ से कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी का फासला कितना है? मैंने कहा, 2500 मीटर। उसने हैरानी जाहिर की, तो वहाँ पर उन्हें कैसे निशाना बनाओगे? मैंने कहा, वहाँ पहुँचने से पहले वो इस नाले में मेरा निशाना बनेंगे जहाँ वो भाग कर कहीं पनाह नहीं ले सकते। मेरा मतलब मैं उन्हें आड़ पकड़ने से पहले कत्ल कर दूंगा। उसने निक स्टुअर्ट के गुज़श्ता रोज वाले ठिकाने का जिक्र किया। उस नाले से तो वो पहाड़ी ज्यादा नजदीक है। मैंने इस बात में सर हिलाया, हाँ मगर इस बहस को रहने दो। वो बोला, वापस ठिकाने पर पहुंचना और वहां से दूसरी स्नाइपर राइफल उठाकर सुर्ख पहाड़ी पर दुश्मन के पानी लाने वाली पार्टी से पहले पहुंचना जरा मुश्किल है। मैंने कहा, वो जिला खान के आदमी अपने ठिकाने से उठाकर सुर्ख पहाड़ी पर पहुंचेंगे। आप यहीं से सुर्ख पहाड़ी का रुख करेंगे। आपको वहां पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 3-3.5 घंटे लगेंगे, यानी दिन के 10 बजे से पहले आप वहां होंगे। और दुश्मन की पानी वाली पार्टी करीबन 11 बजे चश्मे का रुख करती है। उसने अंगूठे का इशारा किया, मैं तैयार हूँ। रेंज मास्टर के मुतालिक उसे यूं भी काफी कुछ मालूम था। अप हिल डाउन हिल फायर के मुतालिक जरूरी बातें बताकर मैंने उसे राइफल की बैरल के साथ जाविया पैमा लटकाकर बुलंदी से नशेब का जाविया नापने का तरीका समझा दिया। उसके बाद मैं उसे जरूरी एहतियातों के बारे में एक बार फिर हिदायत देने लगा और जाने का इशारा कर दिया। आईकॉम सेट हमारे पास एक ही था, इसलिए वो मैंने अपने पास रख छोड़ा था। कमांडर अब्दुल हक के लिए जिला खान के आदमियों ने दूसरा आईकॉम सेट लाना था।
उसे रवाना करके मैंने जिला खान से राब्ता करके पूछा, कमांडर आपके पास ड्रैगनऑफ राइफल मौजूद है ना? वो बोला मौजूद है। उसका जवाब सुनकर मैंने कहा, एक ड्रैगनऑफ राइफल और एक रेंज मास्टर। मैं उसे मुख्तसर अल्फाज में जरूरी हिदायत देने लगा। इस सब से फारिग होकर मैं बेहतर फायर करने के लिए अपने मोर्चे में मुनासिब तब्दीलियां करने लगा। घंटे डेढ़ घंटे बाद रेंज मास्टर के पीछे लेटकर इलाके का जायजा ले रहा था। नामालूम मेरा मंसूबा कामयाब होना भी था या नहीं, लेकिन यूं ही हाथ पैर हिलाए बगैर लेटे रहना भी तो मुनासिब नहीं था। 9:45 बजे कमांडर अब्दुल हक ने मुझे अपनी जगह पर पहुंच जाने का मुजदा सुना दिया था। उसके साथ ही जिला खान के बहरोज नामी आदमी ने भी अपनी जगह पर पहुंच जाने की इत्तला दी थी। अब हमें दुश्मन की पानी वाली पार्टी का इंतजार करना था। मैं टेलीस्कोप साइट में दुश्मन के ठिकाने का जायजा लेता रहा। 10:30 बजे के करीब मुझे 5 आदमी नीचे उतरते दिखाई दिए। ये पानी वाली पार्टी तो इसलिए नहीं हो सकती थी कि वो एक जीप में नीचे जाते थे और ये पांचों पैदल जा रहे थे। 2 आदमियों ने अपनी पीठ पर झोले भी लादे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि निक स्टुअर्ट उस पार्टी का हिस्सा है। उनके रेडियो सेट पर कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही थी। मैं मुख्तलिफ चैनल तब्दील करके उनकी बातें सुनने की कोशिश करता रहा। उनके ठिकाने तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, लेकिन पहाड़ी की निस्फ बुलंदी पर एक हमवार पहाड़ी थी जहां से मुख्तलिफ अतराफ में जाया जा सकता था। उसे उनके ठिकाने का बेस कहा जा सकता है। बेस से पानी का चश्मा शुमाल की जानिब नशेब में मौजूद था। उनका रुख जुनूब की तरफ हो गया था। नशेब में उतरकर वो एक नाले में पहुंच जाते। वो नाला काफी चौड़ा और खुला था। अगर मुझे मुकम्मल यकीन होता कि वो निक स्टुअर्ट ही की पार्टी है तो उन्हें नाले में घेरा जा सकता था। और यकीनन उस दिन मेरी किस्मत उरूज पर थी कि अचानक एक फ्रीक्वेंसी पर मुझे लॉरा ब्राउन की आवाज सुनाई दे गई। वो कमांडर मुबीन को मुखातिब कर रही थी, लेकिन आज वो साफ गुफ्तगू की बजाय कोड वर्ड्स में बात कर रही थी। इसका मतलब साफ यही था कि वो हमें अपनी बात नहीं समझने देना चाहते। वो मुबीन से पूछ रही थी, 2-1 बात हो गई है, ओवर। मुबीन ने जवाब दिया, यस मैडम, 3 थर्मस भेज दिए हैं, ओवर। अब पता नहीं वो थर्मस क्या बला थी, क्योंकि वो चाय वाले थर्मस तो नहीं हो सकते थे। वो बोली, काफी हैं, मैं अपनी जगह पहुंचते ही तुम्हें मुत्तला कर दूंगी, ओवर। वो बोला, मैडम अंडे 2 दर्जन ही मिलेंगे, ओवर। वो बोली, गुजारा हो जाएगा, उतने ही पुराने अंडे भी तो मौजूद होंगे, ओवर। शायद वो हैंड ग्रेनेड को अंडे कह रही थी। ये भी मुमकिन था कि अंडों से मुराद कोई मखसूस हथियार हो, वो आदमी भी हो सकते थे। मेरा जहन मुख्तलिफ अंदाजे लगाता रहा। नाले में उतरकर वो पांचों बड़े आराम से टहलने के अंदाज में आगे बढ़ने लगे। लॉरा ब्राउन मुबीन को बता रही थी कि वो नाले में पहुंच गए हैं। उनके जाने का अंदाज देखकर मेरा माथा ठनका। यकीनन वो निक स्टुअर्ट की पार्टी नहीं थी, वो असल में मेरे लिए फेंका गया चारा था, क्योंकि लॉरा ब्राउन मुख्तलिफ अंदाज में बार बार रेडियो सेट पर यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वो नाले में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही। मैं खामोशी से उनकी बातचीत सुनता रहा। 8-पौन घंटा नाले में फिरने के बाद वो पार्टी वापस लौट आई थी। वो लोग बेस से ऊपर का रुख कर रहे थे। ऊपर से पानी वाली जीप उतरती दिखाई दी। 10 मिनट बाद जीप चश्मे पर पहुंच गई थी और फिर जीप के वहां पहुंचने के 2 मिनट बाद सुर्ख पहाड़ी की जानिब से फायर करने की हल्की सी आवाज आई। मैं अगर पूरी तरह उस तरफ मुतवज्जे न होता तो शायद वो आवाज न सुन पाता। अब्दुल हक के पास मौजूद रेंज मास्टर पर साइलेंसर नहीं लगाया गया था, क्योंकि हमारा मतमे नजर ही दुश्मन को अपनी जगह से आगाह करने का था। फायर के साथ ही चश्मे वाली जगह पर हलचल मच गई थी। मैं मुसलसल मुख्तलिफ चैनल तब्दील करके उनकी बातचीत सुनने की कोशिश में था। मेरी कोशिश जल्द ही कामयाब हो गई थी। चश्मे पर मौजूद दुश्मन के आदमी अपने जख्मी होने वाले आदमी की रिपोर्ट दे रहे थे। कमांडर मुबीन ने उन्हें ऐसा हुक्म दिया जिस पर वो पहले से अमल पैरा हो चुके थे। वो बोला, फौरन पत्थरों की आड़ लेकर अंदाजा लगाओ कि फायर किस तरफ से आया है, ओवर। वो बोले, हम आड़ में हैं कमांडर, और फायर सामने सुर्ख वाली पहाड़ी से आया है। मुबीन बोला, ठीक है, वहीं आड़ में पड़े रहो, अगले हुक्म तक कोई अपनी जगह से हरकत न करे, ओवर एंड ऑल। रेडियो सेट पर खामोशी छा गई। उसी वक्त फायर के 2 हल्के हल्के धमाके हुए। यकीनन अब्दुल हक अभी तक फायर करने में लगा हुआ था। मैं दुश्मन के ठिकाने की तरफ मुतवज्जे रहा। एक तेज रफ्तार जीप ऊपर से उतरती नजर आई। बेस पर आकर जीप रुक गई। 4 आदमी जीप से बाहर निकले। वो जगह ऐसी थी कि सिर्फ एक आदमी को कामयाबी से निशाना बना पाता और बाकियों को छुपने का मौका मिल जाता। 2 आदमियों ने अपनी पीठ पर झोले लादे और चारों बेस के गरबी और उनके अपने ठिकाने के शर्की जानिब मौजूद ढलान में उतरकर मेरी नजरों से ओझल हो गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने उस नाले में चलते हुए चश्मे वाली जगह को पीछे छोड़कर अगले नाले में नमूदार होना था। वो भी काफी वसी नाला था, लेकिन वो जगह सुर्ख पहाड़ी से नजर नहीं आती थी। मुझसे उस जगह का फासला अप हिल डाउन हिल फार्मूले के मुताबिक 1900 मीटर बनता था और गुज़श्ता रोज जिस जगह निक स्टुअर्ट ने ठिकाना बनाया था उस पहाड़ी से वो मकाम 1400-1500 मीटर से ज्यादा नहीं बन रहा था। अगर मैं उस जगह होता तो ज्यादा आसानी से उन्हें निशाना बना सकता था, मगर मैंने जानबूझकर उस पहाड़ी को नजरअंदाज कर दिया था। और क्यों नजरअंदाज किया था?
इस मुताल्लिक आप लोगों को बाद में मालूम हो जाएगा। अगर वो उस नाले को उबूर करके कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी के दामन में पहुंच जाते तब भी मेरी रेंज से बाहर निकल जाते। जल्द ही मुझे अपना अंदाजा दुरुस्त होता नजर आया। वो चारों बगली नाले से निकलकर उस वसी नाले में नमूदार हुए। चारों एक सीधी कतार में चलने की बजाय फैल कर आगे बढ़ रहे थे और इस तरह मेरा काम और ज्यादा आसान हो गया था। इतनी दूर से भी एक आदमी के कंधों से नीचे तक फैले हुए बाल जाहिर कर रहे थे कि वो लॉरा ब्राउन है। 2 आदमियों की पीठ पर झोले लदे थे। यकीनन वो मामूली आदमी थे। अब पीछे सिर्फ एक आदमी बच रहा था और कोई शक नहीं कि वो निक स्टुअर्ट था। यूं भी उस वक्त मैं चारों को बारी बारी निशाना बना सकता था। सर में गोली मारने की बजाय मैंने उसकी टांग पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। वो फौरन मुंह के बल गिरा। लंबे बालों वाली यकीनन लॉरा थी। वो उसे संभालने के लिए उसके साथ ही बैठ गई। फिर उसके हाथ में मुझे रेडियो सेट नजर आया और अगले ही लम्हे उसकी घबराई हुई आवाज मुझे सुनाई दी। मोबिन, निक को टांग में गोली लगी है। मुबीन से पहले मैंने बटन दबाकर उसे पुकारा, हाय बेबी, जरा निक से बात तो करवाओ, कहीं ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही। उसने घबरा कर पूछा, तो तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा, कम से कम सुर्ख वाली पहाड़ी पर नहीं हूँ, और अगर मुझे मिलना चाहती हो तो ठीक जिस जगह बैठी हो वहाँ से नाक की सीध में चलती जाओ, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। ओवर। वो गिड़गिड़ाई, प्लीज निक को छोड़ दो। मैंने कहका लगाया, रकीब को कौन जिंदा छोड़ता है बेबी? बाकी इस अहमक निक को कहो कि क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ जो चश्मे पर मौजूद शख्स के सर में गोली नहीं मार सकता? इस वक्त भी मैंने जानबूझकर उसे टांग में गोली मारी है ताकि उसे तड़पा सकूं। ओवर। उसकी शिकस्त खुर्दा आवाज उभरी, खान, मैं हार तस्लीम करती हूँ। वाकई में तुमने बहुत खूबसूरती से हमें घेरा है। ओवर। मैंने कहा, कोशिश तो तुम लोगों ने भी की थी मगर निहायत ही भौंडे तरीके से। ओवर। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, क्या मुझे जिंदा छोड़ दोगे? मैं बेनियाजी से बोला, क्या कह सकता हूँ, वैसे पहले निक का तो बंदोबस्त कर दूं ना। ओवर। वो बोली, तुम मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं मरने से पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। ओवर। मैं हंसा, इतनी दूर से कैसे देखोगी? वो बोली, तुम बस अपनी जगह पर एक बार उठ कर दिखा दो, मरने से पहले मैं अपनी आखिरी हसरत पूरी करना चाहती हूँ। उसकी हसरत भरी आवाज सुनकर मैंने कहा, अच्छा, अपनी आंखों से दूरबीन लगा कर देखो, मैं अपनी जगह पर खड़ा हो रहा हूँ। ये कहते हुए मैंने आई कॉम सेट अपने करीब कर लिया था। एक छोटे से वक्फे के बाद मैंने पूछा, देख लिया? इस मर्तबा लॉरा की बजाय निक स्टुअर्ट की आवाज उभरी, हाँ देख लिया, और जानते हो अब तुम मेरे निशाने पर हो। मैं वाकई इतना बेवकूफ नहीं था कि अपने आदमी की टांग में लगने वाली गोली को तुमसे मंसूब करता, और अब तुम अपनी जगह से हिल कर दिखाओ ताकि मैं तुम्हें अपना निशाना बना सकूं। ओवर। मैंने कहा, तुम दोनों अब भी मेरे निशाने पर हो। ओवर। वो तंजिया लहजे में बोला, बेवकूफ, ना वो लॉरा है और ना मुझे गोली लगी है। अब यहीं लेट कर थर्मस, मेरा मतलब है कोबरों का इंतजार करो। इतना तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि कितने थर्मस आ रहे हैं। ओवर। मैं हकला गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहका लगाया, इस बात की तस्दीक तुम अपना सर आड़ से निकाल कर सकते हो। ओवर। मैं एकदम खामोश हो गया था। नाले में मौजूद जख्मी को लंबे बालों वाला सहारा देकर आड़ की तरफ ले जा रहा था। मैंने उन्हें यूं ही जाने दिया था। मुझे चुप देखकर वो बोला, तुम एशियाई लोग बस लड़की के जरा सा तवज्जो देने पर अहमकों की तरह रद्द अमल जाहिर करना शुरू कर देते हो। बहरहाल तुम्हें मरने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी निशानेबाजी ने मुझे मुतासिर किया है और तुम पहले निशानेबाज हो जिससे मुझे डर लगा। बहरहाल अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, कोबरों की गनों से मरना चाहते हो या मुझे ये मौका दोगे। ओवर। मैंने थूक निगलते हुए पूछा, लॉरा कहाँ है? वो हंसती हुई बोली, निक के साथ हूँ बेबी, सॉरी कि अब तुम मेरी डेट वाली ऑफर से फायदा नहीं उठा सकोगे। ओवर। मैंने कहा, अगर मैं कहूँ कि अब मैं तुम्हें मरने से पहले देखना चाहता हूँ तो? ओवर। मेरे लहजे में शामिल हसरत यकीनन उसके लिए अनोखी नहीं थी। उसने कहका लगाया, हाँ, ताकि तुम फौरन मुझे गोली मार सको। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी रेंज में हूँ। ओवर। मैंने फौरन कहा, वादा करता हूँ तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। ओवर। वो बेयकीनी से बोली, मैं तुम पर क्यों एतबार करूं? मैंने कहा, तुम जानती हो हम मुसलमान अल्लाह पाक का नाम लेकर झूठ नहीं बोलते। तुम अपने सर से टोपी उतार कर खड़े होकर अपनी जुल्फों की झलक दिखा दो, अल्लाह पाक की कसम तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। ओवर। उसने अजीब से लहजे में पूछा, मेरी जुल्फें देखकर क्या करोगे? मैंने कहा, एक हसरत थी दिल में, अगर पूरी कर दो तो बाकी दोबारा कसम खाता हूँ कि तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। मेरा मुकाबला तो निक के साथ है। थोड़ी देर पहले जो नकली लॉरा मुझे नजर आई थी उस पर भी मैंने गोली नहीं चलाई थी। ओवर। वो बोली, मैं जानती हूँ कि मेरा खड़ा होना हिमाकत है, लेकिन मैं तुम पर एतबार करके खड़ी हो रही हूँ। उसके साथ ही अपने सर से टोपी उतार कर वो जुल्फें बखेरे खड़ी हो गई। मैंने कहा, बस इसी तरह खड़ी रहो, मैं थोड़ी देर तुम्हें देखना चाहता हूँ। अगर गोली चलाना होती तो अब तक चला चुका होता। तुम जानती हो कि मैं कितना तेज फायर करता हूँ। उसके साथ मैं निक स्टुअर्ट को बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुमसे मुतासिर हूँ दोस्त, और मरने से पहले जान लो कि तुमने एसएस से पंगा लेने की कोशिश की थी। गुड बाय। इतना कहते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। रेंज मास्टर की गोली का 1300 मीटर के फासले पर जाया होने का मतलब स्नाइपर की नालायकी ही हो सकती है, और मेरे उस्तादों के ख्याल में मैं नालायक नहीं हूँ। निक स्टुअर्ट की खोपड़ी का दायां हिस्सा उड़ गया था।
शायद आपकी समझ में ये बात ना आई हो, मैं वजाहत कर देता हूँ। कमांडर अब्दुल हक को भेजते वक्त मुझे यकीन था कि उसका फायर इतना पुख्ता नहीं है कि वो लंबे फासले पर किसी के सर में गोली मार सके, और यकीनन अगर उसकी गोली खता जाती या मजरूब को जिस्म के किसी और हिस्से में लगती तो इस बात पर निक स्टुअर्ट चौंक सकता था, क्योंकि इतना तो उसे भी मालूम था कि उसके मुकाबिल कोई टटपूंजिया स्नाइपर नहीं था। अब यहाँ दो एहतमाल थे, या तो वो इस बात को खातिर में न लाता और कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता, क्योंकि वहीं से वो सुर्ख पहाड़ी पर मौजूद स्नाइपर को निशाना बना सकता था। ऐसी सूरत में मैं उसे नाले में ही घेर लेता, बिल्कुल उस तरह जिस तरह नकली निक और लॉरा को घेरा था। दूसरा एहतमाल ये था कि शक पड़ जाने पर वो मुझे घेरने की कोशिश करता, जैसा कि उसने की। इस मकसद के लिए सबसे पहले उसकी निगाह उस पहाड़ी पर पड़ना थी जहाँ वो गुज़श्ता रोज पहुंचा था, क्योंकि उसी जगह से कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी के नाले को बहुत अच्छी तरह से रेंज में लाया जा सकता था, और एक बार उसे मेरे मोर्चे की जगह मालूम हो जाती उसके बाद वो बड़ी आसानी से मुझे घेर सकता था। इस मकसद के लिए उसके पास कोबरा हेलीकॉप्टर मंगवाने की सहूलत भी थी। अब मैं जिस पहाड़ी पर मौजूद था उस जगह से अप हिल डाउन हिल के फार्मूले के तहत तो नाले में कारगर फायर गिराया जा सकता था, वैसे नहीं। और यकीनन जिसने 100% दुरुस्त फायर करना होता वो उसकी बजाय अव्वल जिक्र पहाड़ी का इंतखाब करता, मगर मैंने ऐसा जानबूझ कर न किया और जिला खान को कहकर दूसरी पहाड़ी पर 2 आदमी ड्रैगनॉफ राइफल के साथ भेज दिए और जिला खान को बता दिया कि उनके पास आईकॉम सेट भी होना चाहिए। उन्हें जिस जगह मोर्चा बनाना था ये उन्हें मैंने यहीं से बता दिया था। नकली निक को गोली लगते ही जब लॉरा ने मेरी जगह के बारे में इस्तफसार शुरू किया तभी मैं जान गया था कि उसका मकसद क्या है। उसके इस्तफसार ने मेरा काम और ज्यादा आसान कर दिया। मैंने आईकॉम पर जिला खान के आदमी बहरोज को बताया कि वो अपनी जगह पर खड़ा होकर हाथ लहराए और फिर लेट जाए। उसने यूं ही किया और निक स्टुअर्ट खुलकर सामने आ गया। अब जिस जगह बहरोज मौजूद था वो पहाड़ी मेरे शुमाल जानिब वाक़ थी, जबकि निक को वो पहाड़ी जुनूब मशरिक में पड़ती थी। निक स्टुअर्ट ने उसके खिलाफ जब मोर्चा संभाला तो वो मेरे मगरिबी जानिब मौजूद था। उसने बहरोज वाली पहाड़ी की जानिब से अपने सामने आड़ पकड़ी थी। मेरे जानिब उसका दायां बाजू आ रहा था और जिस जगह मैं मौजूद था वहां से वो आसानी से दिखाई भी दे गया था। लेकिन मसला ये आ रहा था कि लॉरा ब्राउन उसके दाएं जानिब बतौर मददगार बैठी हुई थी और उसकी वजह से मैं निक को बराह रास्त निशाना नहीं बना पा रहा था। तब मैंने लॉरा ब्राउन को खड़ा होने पर उकसाया और जो ही वो खड़ी हुई निक स्टुअर्ट की खोपड़ी मेरे निशाने पर आ गई। मैंने 2-3 दफा लॉरा ब्राउन को पुकारा, हेलो बेबी। वो निक की खोपड़ी उड़ते ही एकदम बैठ गई थी, मगर निक उसकी हर किस्म की मदद से दूर जा चुका था। खिलाफे तवक्को उसने गालियां नहीं बकी थी। बोली, एस तुम जीत गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज गालियों का ब्रश नहीं चलाया तुमने। ओवर। उसने अजीब से लहजे में पूछा, तुम मुझे भी तो मार सकते थे एस। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ मगर फिर डेट पर किसके साथ जाता। ओवर। अब मैं क्या बताता कि उसे मारने की सूरत में निक स्टुअर्ट ने कभी हाथ नहीं आना था और मेरा असल शिकार निक स्टुअर्ट था, वो नहीं। इसी वजह से तो मुझे कसम खाकर उसे उठने पर मजबूर करना पड़ा था। अलबत्ता निक को कत्ल करने के बाद मैं उसे भी गोली मार सकता था, मगर मुसलमान होने के नाते मुझे ये ज़ेब नहीं देता था कि मैं कसम उठाकर उसके खिलाफ करता। ऐसा कम से कम मुझसे नहीं हो सकता था। वो फीके से लहजे में बोली, समझ में नहीं आता शुक्रिया कहूँ या अपने साथी की मौत के गम में तुम्हें कोसूं। मैंने कहा, अगर मेरा मशवरा मानती हो तो कल तक यहाँ से गायब हो जाना। शायद इसके बाद सामना होने पर मुझे डेट का लालच भी न रोक सके। बाकी मैं अपनी जगह पर खड़ा हो रहा हूँ, तुम मुझे देख सकती हो। पहले मेरा आदमी खड़ा हुआ था और हाँ, मैं दूरबीन से तुम पर निगाह रखे हुए हूँ और जानता हूँ कि तुम भी स्नाइपर हो, इसलिए बदला लेने को किसी और वक्त के लिए मौखर कर दो। ओवर। ये कहकर मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। वो भी खड़ी होकर मेरी जानिब ही देख रही थी। अब इतनी दूर से मुझे उसके चेहरे पर छाए तासुरात तो नजर नहीं आ रहे थे कि वो गुस्से में है या खुश दिखाई दे रही है। नीचे झुककर मैंने रेंज मास्टर को उठाकर कंधे पर रखा और अकबी ढलान की तरफ बढ़ गया। उसके पास इतना मौका नहीं था कि वो फासला नाप कर रेंज लगाती और मुझे निशाना बनाने की कोशिश करती। यूं भी वो मुझसे खौफजदा थी, इसलिए अपनी जगह पर खड़ी मेरी जानिब घूरती रही। ढलान में उतरते ही मैंने जल्दी रेंज मास्टर को झोले में डाला और बहरोज और अब्दुल हक को कॉल करके उन्हें फौरन ठिकाने पर पहुंचने को कहा, क्योंकि कोबरे किसी भी वक्त पहुंचकर हमारी फतह को शिकस्त से दो चार कर सकते थे। चलते हुए मैं उनके रेडियो सेट के चैनल भी तब्दील करता गया। एक फ्रीक्वेंसी पर मुबीन पानी वाली पार्टी को वापस बुला रहा था। उसकी थकी थकी आवाज सुनकर मालूम हो रहा था कि उसे निक स्टुअर्ट की मौत का काफी दुख हुआ था। लॉरा ब्राउन की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। सारी कहानी की जिला खान और अब्दुल हक को समझ तो आ गई थी, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत हैरान भी हो रहे थे।
अब्दुल हक ने कहा, यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको पहले से कैसे पता चल गया कि वो आपको सुर्ख पहाड़ी की बजाय किसी और जगह ख्याल करेगा। मैंने कहा, क्योंकि वो स्नाइपर था और उसे मालूम था कि मेरा निशाना कैसा है। तीसरी बात यह है कि वो खुद मुझे घेरने की कोशिश कर चुका था और ये भी जानता था कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा। बस एक जगह पर वो मार खा गया कि उसने यकीनी तौर पर मुझे उसी पहाड़ी पर मौजूद समझ लिया था जहां बहरोज मौजूद था, और वही पहाड़ी ऐसी थी जहां से कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी के नाले में मौजूद किसी भी आदमी को बहुत आसानी से निशाना बनाया जा सकता था, वरना जहां मैं मौजूद था उसका फासला बज़ाहिर उस नाले से 2 किलोमीटर से ज्यादा था। मैं तो बस अप हिल डाउन हिल के फार्मूले से फायदा उठाते हुए काम कर गुजरा। बाकी दुश्मन का ठिकाना मुसलसल मेरी नजर में था और मैं मुंतजिर था कि कोई मोर्चे में बैठकर अपना स्नाइपर होना जाहिर करे। वो तारीफी लहजे में बोले, यार इतनी गहरी चाल, यकीन करो मेरा तो सर चकरा गया है। मैंने कहा, बहरहाल मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और अब मैं वापस चलूं। जिला खान ने कहा, दोस्त आप जब कहें रवानगी का बंदोबस्त हो जाएगा, अलबत्ता चंद दिन खिदमत का मौका देते तो हमें खुशी होती। मैंने कहा, कमांडर मैंने अब तक गैर कानूनी तौर पर आप लोगों की मदद की है, जबकि पाक आर्मी का कानून मुझे कतन इस बात की इजाजत नहीं देता। मेरी अफगानिस्तान आमद का मकसद अपनी बेगुनाही के सबूतों की तलाश थी, न कि अमेरिकन आर्मी या अफगानिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। बाकी आप लोगों ही की वजह से मुझे अपने मकसद में कामयाबी मिली है और इतनी सहूलतें मिली हैं कि मैं बाआसानी कामयाब हो पाया हूँ, इसलिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अलबत्ता माजरत चाहूंगा कि यहाँ मजीद कुछ वक्त गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। जिला खान मुस्कुराया, आज की रात गुजारोगे या अभी रुखसत लोगे? मैंने जवाब दिया, इंशाल्लाह सुबह निकलूंगा। रात को उन्होंने मेरे लिए खुसूसी दावत का बंदोबस्त किया था। गार के अंदर ही उन्होंने सालम दुम्बा लकड़ियों के अंबार पर भूना। दुम्बे के पेट से आलाइशें निकाल कर उन्होंने चावल भर दिए थे। बहुत ही आला खाना तैयार हुआ था। मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही खा गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।